विजय शेखर शर्मा, रविंद्रन बैजू, अशनीर ग्रोवर, इन तीनों स्टार्टअप फाउंडर्स में कॉमन क्या है? विजनरी हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, बेशुमार पैसा है, इनके पास यूथ आइकॉन्स हैं और तीनों को ही मीडिया ने कहीं ना कहीं न्यू इंडिया के सुपर स्टार्ट बना दिया। लेकिन तीनों में ही कहीं ना कहीं एक गॉड कॉम्प्लेक्स आ गया और उन्हें लगने लगा कि वो रूल्स, लॉज, अपने कस्टमर्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट सांप से ऊपर हैं। तीनों ही आज जमीन पर आकर गिर चुके हैं। आरबीआई क्रैकडाउन और पेटीएम पेमेंट्स बैंक बंद होने के बाद विजय शेखर शर्मा पेटीएम को बचाने में लगे हुए हैं। रविंद्रन बाइजू फाइनेंशियल अकाउंटिंग धांधली करने के बाद, कस्टमर्स को चीट करने के बाद बैंक्रप्सी के कगार पर खड़े हैं। और शार्क अशनीर ग्रोवर आजकल कुछ कम बोलते हैं। फ्रॉड केस में जब उनकी पत्नी का अरेस्ट होने वाला था, तब उन्हें चुपचाप अपने प्रीवियस कंपनी के साथ सुलह कर ली। इन तीनों को ही बहुत सारी वार्निंग्स मिली थी। सालों से एक्सपर्ट्स ने उन्हें आगाह किया था, लेकिन उन्होंने किसी की ना सुनी। उन्हें लगता था कि उनके पास पब्लिक का और गवर्नमेंट का अनलिमिटेड सपोर्ट है। लेकिन एक टाइम बाद जब गाज गिरती है तो आपका ये पूरा पीआर मैकेनिज्म और नेशनलिज्म का ये चौगा पहन के रखते हो, आपको नहीं बचा पाता है। इनफैक्ट इन्हीं बैड बॉयज के चलते आज हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम की रेप्यूटेशन खराब हो रही है। और इसी बैड बॉयज ऑफ स्टार्टअप इंडिया की श्रृंखला में अब एक और नाम शामिल हो सकता है, ओला इलेक्ट्रिक के भाविश अग्रवाल। इसमें कोई डाउट नहीं है कि भाविश एक बहुत ही स्मार्ट बंदा है। आईआईटी से है वही, आफ्टर ऑल वर्ल्ड्स यंगेस्ट बिलियनियर्स में उनका नाम गिना जाता है। लेकिन इंडियाज इलॉन मस्क बनने की होड़ में उन्होंने ऐसी आग लगा दी जिससे ओला इलेक्ट्रिक भस्म हो सकता है। भाविश हाल ही में सुर्खियों में रहे जब कॉमेडियन कुणाल कामरा के साथ उनकी झड़प हो गई ट्विटर पर। अब कामरा ने ओला सर्विस सेंटर के सामने खड़े सैकड़ों इलेक्ट्रिक स्कूटर की एक तस्वीर शेयर करी ट्विटर पर और भाविश से पूछा कि कस्टमर्स के साथ क्या ऐसा बर्ताव सही है जब टू व्हीलर्स बहुतों के लिए हमारे देश में एक लाइफलाइन होती है, लग्जरी नहीं होती है कि वो सर्विस सेंटर में खड़ी रहे। साथ ही साथ कुणाल कामरा ने रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को ट्वीट में टैग कर दिया। संडे का दिन था, कामरा के इस ट्वीट को कुछ रीट्वीट मिले, मामला वहीं खत्म हो जाता। और वैसे में भी कामरा ने कुछ नया ट्वीट नहीं किया है। ओला सर्विस आप टाइप करो ट्विटर पर या गूगल पर, आपको पूरी दास्तान मिल जाएगी ऐसे कस्टमर्स की जो बेचारे रो रहे हैं। लेकिन किसी कारण भाविश संडे को फ्री थे। वैसे तो भाविश का कहना है कि वीकेंड का ये जो आराम वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। वो तो चाहते हैं कि पूरा देश सातों दिन काम करे, लेकिन किसी कारण हेतु वो संडे को काम नहीं कर रहा। और ये कि ये सब ट्वीट जो तुम कर रहे हो कुणाल कामरा, ये सब पेड काम है वगैरह वगैरह। ये बर्ताव भाविश के आइकॉन इलॉन मस्क में भी अक्सर देखा जाता है। किसी भी आलोचक को पकड़ लो, इंसिनुएशन मार दो, इंसल्ट कर दो, गाली बक दो, लेकिन जो सवाल है उसका जवाब मत दो और बाकी काम मस्क की जो आर्मी है वो खुद ही कर देगी। लेकिन भाविश भूल गए कि मस्क के एरोगेंस को अफोर्ड करना भी इतना आसान नहीं है। वो दुनिया का रिचेस्ट इंसान है। ट्विटर उसके बाप की नहीं, उसकी अपनी जागीर है। उसकी फैन बेस ना उसके इलेक्ट्रिक कार्स की कस्में खाती है, वायदे लेती है। तो 18 माइले का वो बंदा रॉकेट लॉन्च कर देता है और वापस उसे कैच भी कर लेता है। उधर कामरा फेल्ड कॉमेडियन हो या ना हो, उसने जो ट्वीट किया था वो सिर्फ ओला की सच्चाई बयां कर रहा था कि ओला के स्कूटर हैं, चलते चलते टूट जाते हैं, कुछ आग पकड़ देते हैं या बहुत सारों के साथ जैसा कि आजकल हो रहा है थप पड़ जाते हैं। लेकिन भावेश को लगा कि गाली बक देते हैं, इंसल्ट कर देते हैं, प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। अगले दिन स्टॉक मार्केट में कुछ उल्टा हुआ। ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक को भारी चोट पहुंची, 9% गिरावट। कामरा के फैंस बोलने लगे, देखो देखो, एक कॉमेडियन ने ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक कहीं नाश कर दिया। लेकिन क्या ये सच है? नहीं, क्योंकि भावेश ने अपने एरोगेंस के वजह से ही स्ट्रेसेंट इफेक्ट को एक अंजाम दे दिया। अब ये स्ट्रेसेंट इफेक्ट क्या है? 2003 में फेमस एक्ट्रेस सिंगर बारबरा स्ट्रेसेंट ने एक एरियल फोटोग्राफ को सप्रेस करने की कोशिश की, जो फोटोग्राफ उनकी घर का नक्शा न पूरे दुनिया के सामने रख देता। लेकिन हुआ एक्चुअली उल्टा। उन्होंने इस फोटो को दबाने की कोशिश की। कोर्ट में केस दाखिल किया हुआ कि सैकड़ों और लोगों ने वो फोटो देखा, साथ ही साथ नेगेटिव पब्लिसिटी। कामरा ने ओला के स्टॉक्स नहीं गिराए, वो काम भाविश ने खुद ही किया है, अपने आप को खुद ही दुनिया के सामने एक्सपोज करके। और अब ओला की दिक्कतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ओला के खिलाफ दिन ब दिन कंप्लेंट्स बढ़ती जा रही हैं। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर 10,000 से ज़्यादा ऑफिशियली रजिस्टर्ड कंप्लेंट्स हैं। पिछले एक साल में ओला को लेकर 3,389 सर्विस डिले कंप्लेंट्स, 1,899 डिलेस और डिलीवरी और 1,459 सर्विस के कंप्लेंट्स। अनफुलफिल्ड प्रॉमिसेस इन कंप्लेंट्स से साफ जाहिर होता है कि ओला इलेक्ट्रिक में बहुत दिक्कतें हैं।
एक रिपोर्ट दिखाया है कि ओला इलेक्ट्रिक कभी भी प्रॉफिटेबल भी नहीं हो सकता है। इसको सीरियस लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि 2 साल से भी ज्यादा पहले इन्होंने बायजूस के कोलैप्स को प्रेडिक्ट किया था। बायजू रविंद्रेड ने तब भी उसको सीरियसली नहीं लिया था। तो क्या ओला का हैप्पी बर्थडे होने वाला है? आज के वीडियो में जानते हैं कि कैसे हमारे देश के सबसे बड़े ईवी मैन्युफैक्चरर ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। क्यों? भविष्य से पूरे स्टार्टअप को एक सीख लेनी चाहिए, पूरे इकोसिस्टम को। और क्या अभी भी ओला इलेक्ट्रिक को बचाया जा सकता है या उसका अंजाम भी पेटीएम और बायजूस के तरह ही होगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी टॉक्सिक में। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। भाविश अग्रवाल जो स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन देते हैं उसमें लिखते हैं ओला वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ईवी कंपनी, लेकिन थोड़ा सा जूम करो तो एडिटर ओ हो दिखाई देता है एक्सक्लूडिंग चाइना। अब ये कैसी फकीरी है भाई? ऐसे तो हम भी बना सकते हैं एक प्रेजेंटेशन ईवी इंडस्ट्री के बारे में। ऑल इंडियन स्टार्टअप्स आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू सॉल्व कंज्यूमर प्रॉब्लम्स एक्सेप्ट ओला इलेक्ट्रिक। आज ओला इलेक्ट्रिक के कई कस्टमर्स खून के आंसू रो रहे हैं। कोई इंसान सर्विस सेंटर के सामने गुहार लगाता मिलता है, कोई इंसान सर्विस सेंटर के सामने गाना गाता हुआ मिलता है। एक कस्टमर ने तो ओला इलेक्ट्रिक से परेशान होकर शोरूम में ही आग लगा दी। उसने भी सोचा होगा स्कूटर वैसे सड़क पर आग पकड़ ले से पहले खुद ही आग लगा देते हैं। अब आर्सनी से तो किसी चीज का हल तो नहीं निकलने वाला है, लेकिन सोचिए कि एक इंसान जो बड़ी मुश्किल से डाउन पेमेंट देता है, ईएमआई देता है, इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदता है ताकि पेट्रोल की महंगाई के दाम से थोड़ी सी राहत मिले, थोड़ी वो बचत कर ले 1 महीने में। लेकिन उसका स्कूटर हर दूसरे दिन ब्रेक डाउन कर जाता है। ओला वाले उसकी मदद भी नहीं करते हैं, तो सोचो उस पर क्या बीतती होगी। न्यूज लॉन्ड्री की एक टीम ओला सर्विस सेंटर के सामने गई कुछ कस्टमर्स से रेंडबली बातचीत करने के लिए। भाविश जी नोट करिएगा, ये कामरा जैसा फेल्ड कॉमेडियन नहीं है, ये आप ही के लॉयल कस्टमर्स की वाणी है। तो या तो ओला स्कूटर में ऐसा कोई पुर्जा है जो आंख पकड़ लेता है, या फिर ऐसा कोई पुर्जा है जो लोगों को आंख बबूला कर देता है। ओला इलेक्ट्रिक का सबसे बड़ा इशू है HMI ह्यूमन मशीन इंटरफेस, जो आप मान सकते हैं एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा होता है। अगर ये कंपोनेंट फेल हो जाता है तो समझ लो पूरा का पूरा स्कूटर इंटरनली बेकार हो गया। और ओला इलेक्ट्रिक में HMI का फेलियर रेट 75% है। जी हां, 75 में से 3 स्कूटर का फेलियर रेट हो सकता है HMI का। जो मैन्युफैक्चरर वो हैरान, उसको समझ भी नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है। ओला भी कहती है बेटा तुम्हारी ही गलती हो सकती है। अब इस ह्यूमन मशीन इंटरफेस बनाने वाली कंपनी ने पता लगाने की कोशिश की कि वही प्रॉब्लम कहां आ रहा है। पूरी अच्छी तरीके से वो ने छानबीन की, क्योंकि उन्होंने तो सोचा हमने तो ओला के डिजाइन पैरामीटर्स की ऊपर ही इस कॉम्प्लिकेटेड इंटरफेस को बनाया है। उन्हें पता चला कि ओला की जो पार्ट्स है वो ऐसे बन रहे हैं जो डिजाइन से तालमेल ही नहीं खाते हैं, सिंक ही नहीं कर रहे हैं। तो फेलियर तो होगा, क्योंकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में मिसमैच हो रहा है, खासकर कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बजाज का स्कूटर तो है नहीं कि टिल्ट कर गया साइड में स्कूटर चालू हो गया, क्योंकि स्कूटर में जो HMI होता है, ह्यूमन मशीन इंटरफेस जो होता है, उसमें डिजाइन और हार्डवेयर का तालमेल है वो बहुत जरूरी होता है। तो बहुत सारी दिक्कतें इसी वजह से आ रही है। इसी वजह से हम देखते हैं चार्जिंग में प्रॉब्लम है, स्कूटर में वाइब्रेशन आता है, उसका प्रॉब्लम है। बहुत कॉमन प्रॉब्लम स्कूटर का डेड हो जाना, माने आग पकड़ने के पीछे इसको अब एक मेजर कारण बताया जा रहा है। द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट रिपोर्ट करती है कि इन प्रॉब्लम्स को जानने के बाद भी ओला इलेक्ट्रिक ने ब्रेक नहीं लगाया। उनका एजेंडा था कि 25% स्कूटर जो ठीक हैं उन्हीं के बूते पर स्कूटर बेचते रहो ना, कि ये जो 75% फेलियर रेट है उसे इमीडिएटली सॉल्व करो। उसके लिए तो ड्राइंग बोर्ड पर वापस जाना होता ना, उसके लिए तो समय लगता ना और पैसा लगता ना। लेकिन वहां तो बड़ा वाला IPO लिस्टिंग होने वाला था, ढेर सारे पैसे आने वाले थे और हाइप भी उस समय पॉजिटिव था इस फैसले का। लेकिन नतीजा आज आपको साफ दिख रहा है। आप ओला के किसी भी शोरूम पर चले जाओ, नए स्कूटर कम ऑलरेडी ब्रोकन और पुराने खराब स्कूटर वो आपको ज्यादा दिखेंगे, जो खराब होने के बाद कस्टमर ने इस उम्मीद में ओला के दरवाजे पे छोड़ दिए गए हैं कि कभी ये ठीक हो जाएंगे। और भाविश अग्रवाल को देखो, यहां भी आंखों की शर्म नहीं आई। सर्विस सेंटर में अब 80,000 से ज्यादा स्कूटर पहुंच रहे हैं पर मंथ। लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी जहां रस्सी जल गई है, भाविश अग्रवाल का घमंड ना टूटा। वैसे में भी जिस देश में IIT डिग्री होना आपको नॉन बायोलॉजिकल बना देता है, वहां विनम्रता, ह्यूमिलिटी क्या चीज है? ऊपर से इतना पैसा भी है तो फिर कुछ सोच समझ की कर रहे होंगे। लोगों ने भी यही सोचा।
लेकिन जब 2021 दिसंबर से ही ओला ने अपने स्कूटर्स डिलीवर करना शुरू किए हैं, स्कूटर्स में ये प्रॉब्लम्स तब से आते रहे हैं। तब आप एक नए कंपनी थे, चलो हम सिचुएशन समझ सकते हैं, आप सीख रहे होंगे, गलती हो रही होगी। वैसे में भी स्कूटर का डिजाइन आपने कहीं से खरीदा हुआ है यूरोप से, वो भी इंडिया में डेवलप ना किया, इंडिया में टेस्टिंग ना की। लेकिन 3 साल बाद भी इस बात का कोई एक्सक्यूज नहीं रहता है। जो पैनल गैप शुरुआत में थी वो आज भी है, जो बैटरी इशू शुरुआत में थी वो आज भी है, जो डिजाइन फ्लॉस शुरुआत में थी वो आज भी है। प्रोडक्ट इंप्रूव हुआ नहीं, आपसे एटलीस्ट थोड़ा बिहेवियर ही इंप्रूव हो जाता। कोई क्रिटिसिज्म करें, उसे झेलने की हिम्मत तो रख लीजिए। अरे आप फाउंडर हो, यहाँ तो रोज देखो एडिटर एक छोड़ता नहीं है और कमेंट सेक्शन में ग्रैंड मदर सिस्टर इन लॉ होता रहता है, लेकिन एंगेजमेंट स्कोर देखकर हम खुश हो जाते हैं, नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं। अब लेकिन आईआईटी में ये सब पढ़ाया सिखाया नहीं जाता है। ह्यूमन साइकोलॉजी, पाजामा फटा हुआ है, कुणाल कामरा के साथ आप उसके ऊपर पंगा ले रहे हो, तो भाविश ने शेयर होल्डर्स को और भी नंगा कर दिया, कंपनी को एक्सपोज कर दिया। लेकिन जो ओला स्कूटर्स की फॉल्टी डिजाइन और पैथेटिक सर्विस का मामला है, वो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। दूसरा और ज्यादा खतरनाक पहलू है ओला और इंडियन ईवी मार्केट का फ्यूचर, जो अब खतरे में लग रहा है। और इससे ये भी बात समझ में आ रही है कि आज तक हीरो, बजाज, टीवीएस जैसे डोमिनेंट टू व्हीलर प्लेयर्स वो ईवी में 100% अभी तक घुसे क्यों नहीं है। उन्होंने सारे पत्ते अपनी ईवी में क्यों नहीं खोले। मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ओला का फ्यूचर और इंडियन ईवी का फ्यूचर के बारे में बात है तो ध्यान से सुनिएगा। भाविश अग्रवाल अपने आप को वेल्थ क्रिएटर मानते हैं और उनसे जो सवाल पूछे हैं वो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट ने एक सिंपल सा सवाल पूछा कि अगर आप वेल्थ क्रिएटर हो तो ओला इलेक्ट्रिक पैसा कब कमाएंगी, बड़े वेल्थ क्रिएशन कब होगा। इसके लिए मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट के उज्ज्वल ननावाती ने ओला के आईपीओ से पहले उनके रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को खंगाला। इस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में कंपनी को सारे डिक्लेरेशंस करने होते हैं, सारे नंबर सामने रखने होते हैं बाय लॉ। अकाउंटिंग में एक प्रोसेस होता है हाई और लो मेथड, जिसमें कंपनी के सारे फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को शामिल किया जाता है। इस फॉर्मूला को लगाने के बाद ओला इलेक्ट्रिक का एक ब्रेक इवन पॉइंट आप पता लगा सकते हो। मैंने डिटेल में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, अगर आपको समझना है कि ये फॉर्मूला क्या होता है। मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट का आर्टिकल नीचे मैंने दिया हुआ है। जो ब्रेक इवन पॉइंट आता है ओला का कि बस पैसे कमाने आप शुरू करोगे, वो आता है 22-40,000 स्कूटर्स पर। और ये तब जब कॉस्ट ऑफ द स्कूटर और वेजेस आपके सेम ही रहेंगे, बढ़ेंगे नहीं। इतने स्कूटर्स आपको बेचने होंगे पैसे कमाने के लिए। ओला आज 30,000 स्कूटर्स बेचता है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज होने के बावजूद, इतना हाइप होने के बावजूद, आने वाले सालों में उसका मार्केट शेयर गिरेगा, बढ़ेगा नहीं, क्योंकि डोमिनेंट प्लेयर्स अभी आने वाले हैं। लेकिन हो सकता है, चलिए मान लेते हैं, ईवी मार्केट में एक्सप्लोसिव ग्रोथ होता है, लेकिन तब भी सोचो, हर साल 19,000,000 स्कूटर आपको और बेचने होंगे। ये उनके प्रोडक्शन कैपेसिटी से भी बहुत ज्यादा है। लेकिन इसके लिए ओला को ना कि अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा, 100% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करना पड़ेगा। और आज तो अनलाइक टेस्ला, उनका ड्रीम कंपनी, लोग ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए लाइन लगाकर खड़े नहीं हुए हैं। और भाविश ने अपना ओला कार का प्लान ऑलरेडी दफन कर दिया है। लेकिन फिर आप कहोगे, ओला इलेक्ट्रिक का इतना बड़ा आईपीओ जो हुआ उसका क्या? भाई, लोगों ने सोच समझ के लिए पैसा लगाया होगा, उसको हाइप का बहुत बड़ा सहारा मिला है। इतना कि उनके ओला कैब्स के फेलियर या मिडलिंग परफॉर्मेंस के बारे में कोई खास पूछता नहीं। हाइप इतना कि किसी को मालूम नहीं है कि उनकी नई एआई कंपनी करती क्या है। शायद कृत्रिम के सीईओ को भी नहीं मालूम है, इसलिए शायद वो नौकरी छोड़कर चले गए। लेकिन हाइप चलते फंडिंग वो खूब ले आते हैं। हो सकता है कि जब भाविश ने कुणाल कामरा को काम पर लगाने की बात की हो, तब वो एक्चुअली मजाक नहीं कर रहे थे। उनको एक्चुअली दरकार थी ये लोगों की, क्योंकि भाविश अग्रवाल के साथ कोई काम न जाता है। ओला में एवरेज टाइम ऑफ एन एम्प्लॉय 11 महीने है। ओला कैब सीईओ हेमंत बख्शी 4 महीने में बैकअप, सीएफओ कार्तिक गुप्ता 7 महीने टिके। ओला इलेक्ट्रिक का एट्रिशन रेट 50% है एनुअली, नंबर 1 इन द सेक्टर। और अब भाविश के नए कंपनी कृत्रिम एआई में भी वही कहानी रिपीट हो रही है। रवि जैन ने बिजनेस हेड के पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर में फर्स्ट मूवर एडवांटेज अब खत्म हो रहा है तेजी से। लेगेसी टू व्हीलर कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट को अब तैयार कर लिया है, R&D कर लिया है, टेस्टिंग कर रहे हैं। वो अभी तक एक सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जल्दी से मार्केट में उतारना नहीं चाहते थे। उनको अपनी ब्रांड वैल्यू प्यारी है। तो ओला का जो डोमिनेशन है अब वो जल्दी खत्म होने वाला है। ऑलरेडी ओला का मार्केट डोमिनेशन एक पतले मार्जिन से ही है। और ओवरऑल अगर आप देखें टू व्हीलर स्पेस में इंडिया में,
मगर इलेक्ट्रिक एंड पेट्रोल व्हीकल्स को अगर आप मिला दो तो ओला का शेयर सिर्फ 2% है। आगे आने वाले दिनों में ये 2% बचाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट 5 साल के बाद भी ओला इलेक्ट्रिक के पास दिखाने के लिए सिर्फ एक प्रोडक्ट है, वो भी डिफेक्टिव निकला। ओला कार से रिलेटेड टीम को फायर कर दिया गया है। ओला ने कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल शोकेस तो किया, लेकिन उसके आगे किसी को कुछ मालूम नहीं है, किसी ने चलाया नहीं है उसको। बेसिकली ओला भारी घाटे में चल रही है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है नहीं, और अगर सरकारी सब्सिडी हट जाए ना नया जुमला ऑलरेडी तैयार है। जैसा कि स्टॉल होते हुए ओला कैब से वो कूद के ओला इलेक्ट्रिक में आ गए कुछ साल पहले। अब इनसाइडर्स का कहना है कि भाविश कृत्रिम एआई में ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, मेंटली वो वहां पहुंच चुके हैं। अब ये देखने वाला टाइम है कि ये कृत्रिम एआई में क्या हो रहा है, क्योंकि यहां बहुत सारे बग्स, बहुत सारे एरर्स हमें ऑलरेडी दिखने को मिल चुके हैं। लेकिन हॉट एंड न्यू टेक्नोलॉजी को स्पॉट करना भाविश को खूब दर्जनों कंपनीज खड़े कर दिए। बहुत सारे प्रॉफिटेबल भी हैं, लेकिन भाविश का जो ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो काफी क्वेश्चनेबल है। ओला कैब्स स्ट्रगलिंग, ओला फाइनेंशियल सर्विसेज शट डाउन, ओला फ्लीट टेक्नोलॉजीज शट डाउन, ओला स्टोर, ओला डैश, ओला फूड, सारे एक्सपेरिमेंट फेल। तो भाई दूसरों के फेलियर को पॉइंट आउट करने से पहले अपने गिरमा भे भी थोड़ा से झांक कर देखन। लेकिन हाँ, इन्वेस्टर से पैसा खूब छापा है, दिस आई एडमिट। और सबसे बड़ा हमारे देश में रुपया होता है, तो ये बात तो हमें माननी पड़ेगी। फाइनली, क्या ओला इलेक्ट्रिक को बचाया जा सकता है? क्या ओला के कस्टमर्स के पास कोई आशा की किरण है? क्या अगर आपने ओला के स्टॉक्स खरीदे हैं तो आप घाटे में रहोगे? क्या कुणाल कामरा और भाविश कभी हाथ मिला सकते हैं फ्यूचर में? पॉसिबल है अगर भाविश अग्रवाल अपने होश में आ जाए और अपने आइडल्स इलॉन मस्क और रतन टाटा से कुछ सीख ले। इलॉन मस्क जैसे पावरफुल फिगर को भी कभी कभी हार माननी पड़ती है और कोर्स करेक्शन करना पड़ता है। उनकी स्ट्रैटेजी का नाम बोला जाता है जेड आर्ट। सिंपल भाषा में बोले तो रतन टाटा जी से ही कुछ सीख लो भाई। उनके देहांत के बाद आपने उन्हें अपना हीरो बनाकर ट्वीट तो किया, लेकिन टाटा के क्रिटिक्स भी एक बात तो मानेंगे ना कि पूरा का पूरा ग्रुप अपने स्टाफ को सम्मान के साथ ट्रीट करता था। तो टॉक्सिक एम्प्लॉयर कम से कम बनना बंद कर दो भाविश, कंपनी के सर्विस अपने आप ठीक हो जाएगी। नहीं तो कोई बात नहीं, बैड बॉयज ऑफ इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में आपका नाम भी शामिल कर देते हैं, और उसके बाद आपको न कुछ दिन बाद कोई नहीं पूछेगा, जैसा कि कुछ और महारथियों को अछल कोई नहीं पूछता है। एंडिंग में बस एक चीज मैं आपको जरूर याद दिलाना चाहता हूं यहाँ, अगर आपको भी ओला के साथ कोई प्रॉब्लम आई है तो छुप मत बैठिएगा। इसलिए नहीं क्योंकि आपको रिपोर्ट तो करना ही चाहिए। साथ ही साथ आपको ये जो बड़े बड़े ईगो वाले जो फाउंडर्स हैं उनको ठिकाने लगाना चाहिए। और बहुत सारे मल्टीपल वेज हैं, आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपको ओला के प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आई है, बड़े बड़े फाउंडर्स के ईगो को थोड़ा कंट्रोल में करो, ये आपका हक बनता है। वैसे ये सब सुनने के बाद आप कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहोगे या ट्रेडिशनल आइस व्हीकल? पेट्रोल व्हीकल में ही आप खुश हो? क्या फ्यूचर लगता है आपको इंडियन ईवी स्पेस के बारे में? कमेंट सेक्शन पर लिखकर हमें भी बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देसी टॉक्सिक को।